हाई ब्लड शुगर से महीनों लगेंगे आपकी बॉडी को डैमेज होने में। टू लो ब्लड शुगर से एक ही दिन में इंसान मर सकता है, एक ही बार में मर सकता है। तो हाई ब्लड शुगर उतना डैमेजिंग नहीं है जितना कि लो ब्लड शुगर। और लो ब्लड शुगर कब होता है? रात को सोते वक्त ही तभी होता है, और वो एक ऐसा टाइम है जब हम मेजर भी तो नहीं करते। देख, कोई बोलता है कैल्शियम कहां से मिलेगा, कोई बोलता है विटामिन डी कहां से मिलेगा, कोई बोलता है विटामिन B12 कहां से मिलेगा। खासतौर पे जब हम इस तरह के डाइट को के बारे में बोलते हैं, इसमें तो प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन कहां से मिलेगा, ये सारे सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे, कुछ लोगों ने पूछा भी है। तो सिमिलर सवाल बहुत लोगों ने पूछा, तो मैंने एक का ले लिया है ना, ताकि सबका जवाब आ जाए। सबके नाम नहीं ले रहा हूं बिकॉज टाइम बहुत लगेगा इसमें। तो ये सवाल का जवाब कि कैसे कैल्शियम कहां से मिलेगा, अरे इस तरह के टाइप में रहेंगे तो डीआईपी डाइट, कैल्शियम कहां से, दूध तो मैं ले ही नहीं रहा हूं, राइट? या B12 कहां से मिलेगा, वो तो एनिमल्स में ही होता है। इस तरह के आपके कुछ ना कुछ सवाल हैं। या प्रोटीन कहां से मिलेगा, प्रोटीन डाइट कहां से मिलेगा, राइट? प्रोटीन ये इस तरह से। तो इसका जवाब ध्यान से समझिए कि दिमाग में ये डाला है कि जिस चीज में ज्यादा कैल्शियम है, कोई लोग को पूछता हूं दूध क्यों पीते हो, इसमें ज्यादा कैल्शियम होता है, यही बोलते हैं ना कि इसमें ज्यादा कैल्शियम होता है इसलिए दूध पीते हैं, नहीं तो कैल्शियम कहां से मिलेगा? अगर ज्यादा कैल्शियम वाली चीजों को ही आपको खाना है ताकि कैल्शियम बढ़ जाए, तो आप दुनिया में सबसे ज्यादा कैल्शियम, दूध से भी ज्यादा कैल्शियम होता है नाखून में। तो नाखून जब भी आप काटते हैं फेंक क्यों देते हो? उसको धो के, उसका पाउडर बना के, उसको पानी में घोल के पी जाओ। क्यों नहीं करते हम? कोई जानवर क्यों नहीं करता? हालांकि उसमें कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है, हाईएस्ट क्वांटिटी में होता है, लेकिन कोई एनिमल और इंसान भी नहीं करता, उसको रिजेक्ट कर देता, बिकॉज उसमें जो कैल्शियम है वो अनएब्सॉर्बेबल फॉर्म में है, अनडाइजेस्टेबल फॉर्म में है, वो बॉडी उपयोग करने लायक नहीं है वो, राइट? तो इसीलिए सब फेंक देते हैं। तो हाईएस्ट मात्रा में होने का मतलब ये भी नहीं कि वो हमारे लिए एब्सॉर्बेबल भी हो। कोई तो बोलते हैं कि प्रोटीन डाइट कहां से मिलेगी, प्रोटीन चाहिए मुझे। पहली बात तो समझ लीजिए, आज से पहले अभी तक कभी किसी ने सुना है कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी से किसी की डेथ हो गई हो, राइट? तो ये प्रोटीन का मामला आया है, बॉर्नविटा है, कॉम्प्लान है, इस तरह की इंडस्ट्रीज हैं जिन्होंने प्रोटीन दिमाग में भर दिया है कि प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन चाहिए। इस तरह के ऐड भर दिए हैं कि हर दिन आपके बॉडी का आधे ग्राम या 1 ग्राम कुछ ना कुछ प्रोटीन चाहिए, दिमाग में भर दिया है आपको, राइट? और हम भी फिर वही वाला भाषा बोलने लगते हैं, हर चीज में प्रोटीन खोजने लगते हैं। अगर आपको यही देखना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोटीन जिसमें वही मुझे खाना है, तो आप अपने बाल खा लीजिए। बाल काटते हैं उसको फेंकते क्यों? उसका नूडल बनाइए, उसको खा जाइए। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोटीन किसी चीज में है तो वो हेयर में है, बालों में है, ये प्रोटीन ही है पूरा। तो ये कोई क्यों नहीं खाता है? जानवर भी क्यों नहीं खाता? बिकॉज इट इज इन अनएब्सॉर्बेबल फॉर्म। हमें बहुत प्रोटीन चाहिए, बट वही वाला प्रोटीन चाहिए जो एब्सॉर्ब भी बॉडी में हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार कुछ लोगों में बोलता हूं कि अन्न खाना थोड़े दिन के लिए छोड़ दो, तो बोलते हैं कार्ब कहां से मिलेगा, हमें तो कार्ब चाहिए। ये जो चीजें हैं कि हमें कार्ब चाहिए, प्रोटीन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, दीज आर ऑल कमर्शलाइज्ड थिंग्स। एजुकेशन नाम पे दिमाग डाला गया। अगर आप ये सोचते हैं कि सबसे ज्यादा कार्ब जिसमें वही खाना मुझे खाना है, तो लकड़ी है। दुनिया में सबसे ज्यादा कार्ब किसी भी चीज में तो लकड़ी है वो। तो लकड़ी को लीजिए, मिक्सी में, एक मिक्सी आती है वीटा मिक्स, उसमें किसी भी चीज का पाउडर बन जाता है। पाउडर बनाइए, घोल के बॉर्नविटा की तरह पी जाइए। ना तो इंसान खाता है लकड़ी, ना कोई जानवर उसको खाता है, कंज्यूम करता है। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट कार्बोहाइड्रेट होने के बाद भी एब्सॉर्बेबल फॉर्म में नहीं है। ये इंपॉर्टेंट बात है। डेयरी प्रोडक्ट में कैल्शियम हाई है, बट मोस्ट ऑफ द कैल्शियम इज नॉट इन एब्सॉर्बेबल फॉर्म। जो चीज एब्सॉर्बेबल फॉर्म में नहीं है, वो बॉडी क्या करती है? स्टोर करती है। वही स्टोन बनता है, वही ब्लॉकेज बनता है, वही ट्यूमर बनता है। डेयरी प्रोडक्ट इज इक्वल टू ट्यूमर। जो चीज बॉडी या तो यूज कर लेगी या थ्रो कर देगी, नहीं कर पाएगी तो स्टोर कर लेगी, दैट बिकम्स अ डिजीज, राइट? तो ये हमें डेफिनेशन थोड़ा बदलते हैं। हमें ऐसा खाना खाना है जिसमें हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कैल्शियम, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कार्ब होना चाहिए इन एब्सॉर्बेबल फॉर्म। ये लास्ट के 3 वर्ड और जोड़ लीजिए। जैसे ही 3 वर्ड जोड़ेंगे तो अब आ जाएगा डीआईपी डाइट, राइट? ग्रीन लीव्स में हाईएस्ट अमाउंट ऑफ आपको कार्ब मिल जाएगा, प्रोटीन मिल जाएगा, नट्स में हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कैल्शियम मिल जाएगा, राइट? फ्रूट्स में हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कार्ब मिल जाएगा इन एब्सॉर्बेबल फॉर्म को अगर जोड़ देंगे तो, राइट? तो हमें ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि प्रोटीन कितना मिल गया, कार्ब कितना मिल गया। आप बस पेट भर के खाइए। जो भी आप खाते हैं वो सिर्फ स्टमक तक ही जाता है।
उसके आगे बॉडी एक हार्मोन है यहाँ पे, इंक्रेटिन हार्मोन, जो एक पुलिस वाले की तरह काम करता है, ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर। वो ये डिसाइड करता है कि हमारे बॉडी में कौन सा न्यूट्रिएंट कितना जरूरत है और वो कहाँ पे जरूरत है, वो वहीं से डायरेक्ट करता है, राइट। जैसे आप जब कोई चिट्ठी पोस्ट करते हैं, आप तो कोई चिट्ठी पोस्ट नहीं करता, जब चिट्ठी पोस्ट करते थे तो चिट्ठी कहाँ जाता था, पहले तो एक सेंट्रल जगह पे जाता था, फिर वहां पे वो डिसाइड होता था ये चिट्ठी किधर भेजना है, वो एड्रेस के हिसाब से। ठीक इसी तरह से गुंटूर ग्लोबल नाम याद रखिए, जिनको नोबेल प्राइज मिला है, जो मैं अभी बता रहा हूं कि जो भी आप खाते हैं वो सिर्फ स्टमक तक ही जाता है, ये आपको पता है। उसके बाद पोस्टल सिस्टम की तरह ही हमारे बॉडी में पोस्टल सिस्टम है, इंक्रेटिन हार्मोन उसको कंट्रोल करता है कि कौन सा न्यूट्रिएंट कौन से सेल में जाएगा, वो एड्रेस लिख के वहां भेज देता है। तो जो भी एक्स्ट्रा है, जो आपके बॉडी को जरूरत नहीं, वो आपका वो स्टूल से पास हो जाता है। इसीलिए ये नापने की जरूरत नहीं है कि कौन सी चीज कितनी लेनी है या नहीं लेनी है, बस आप सारी चीज बॉडी में डाल दो, लेट द बॉडी डिसाइड हाउ मच। सारी चीज वो डालो जो बॉडी एब्जॉर्ब कर सके, एब्जॉर्बल फॉर्म। जो चीज एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, फेंक नहीं सकता, बॉडी को लेके जाके स्टोर हो जाओ, वो स्टोर होता जाएगा, वही स्टोन बनेगा, वही ब्लॉकेज बनेगा, वही फिर ट्यूमर बनेगा, वही कैंसर बनेगा। फिर आप बोलते हैं कि मैं तो सब कुछ न्यूट्रिशियस खाता हूं। जो भी आप खाते हैं वो न्यूट्रिशियस खाते हैं, वो आपको लगता है तभी आप वो खा रहे हैं, क्योंकि वो लगवाया गया है। कैसे पता चलेगा कौन सा खाना न्यूट्रिशियस है कि कौन सा खाना है? कोई भी चीज जो भगवान का बनाया हुआ हो, प्लांट बेस्ड हो, दैट इज न्यूट्रिशियस। इंसान का बनाया हुआ हो, एनिमल बेस्ड हो या प्लांट बेस्ड भी क्यों ना हो, उसको अवॉइड कर दीजिए। दूसरा है कि जो भी चीज आप खा रहे हैं, क्या उससे आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है या खराब हो रही है? आप खुद ही देखिए, 2 दिन में कल हमने देखा कि बहुत लोगों में बहुत बदलाव आए हैं, यानी कि वो ठीक ही खा रहे होंगे तभी बदलाव आया होगा, तभी दवाई छूट रही होगी, तभी इंसुलिन छूट रहा होगा। और ऐसे ही चलता रहा कि इंसुलिन छूटने लगे और इंसान की हेल्थ ठीक होने लगे, इसका मतलब व्हाट एवर यू आर ईटिंग दैट इज गुड। तो यही डेफिनेशन है कि आप ठीक खा रहे हैं कि नहीं। आपको बिल्कुल भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, प्रोटीन कितना, कैल्शियम कितना, ये चेक करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा बहुत देर धूप में बैठिए, जब धूप में बैठेंगे जितनी धूप की बॉडी की जरूरत है उतना बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगा। जिनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी ज्यादा होती है उनमें धूप ज्यादा एब्जॉर्ब होती है, जिनमें कम होगी तो कम एब्जॉर्ब होगी। कितना एब्जॉर्ब करना है वो हमारा काम नहीं है, वो तो बॉडी देखेगा, हमें तो बस एक्सपोजर दे देना है। लेट द बॉडीज इंटेलिजेंस डिसाइड, राइट। आप देखिए कोई भी एनिमल है, आप मान लो गाय है या हाथी है, दीज आर ऑल स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल, राइट। और ये सारी ताकत कहां से आता है? प्लांट से आता है इनमें। जबकि जो एनिमल ईटर एनिमल है, जैसे शेर है, वो आप देखेंगे वो 100 मीटर दौड़ पाएगा, बहुत लंबा रेस नहीं कर सकता, वो 18 घंटे सोना पड़ता है उसको, तब जाके थोड़ी देर वो जगता है और किसी भी शिकार के बहुत करीब जाता है, बिकॉज पता है कि बहुत देर तक वो दौड़ ही नहीं सकता। हिरन का पीछा कभी देर तक नहीं कर सकता, बहुत करीब जाके तभी वो जंप लगाता है, बिकॉज उसकी जो लिमिट है 100 मीटर 200 मीटर तक ही दौड़ सकता है वो ठीक से, राइट। तो अगर इस तरह से सोचे ताकत कहां से आएगी? कई लोग बोलते हैं इसमें घोड़े को ताकत कहां से मिल रही है, हाथी को ताकत कहां से मिल रही है? प्लांट से मिल रही है, पत्ते से मिल रही है। तो आपको भी मिलेगी। कैसे पता चलेगा? वो आपको एहसास होगा। जो लोग खासतौर पे एक्सरसाइज वगैरह करते हैं उनको एहसास हो जाएगा, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं इसमें। नवीन सावरकर, नवीन सवर्णकर, गॉल स्वर्णकार है ना, गॉल ब्लैडर में स्टोन 3 से 4 वर्ष से है, नो पेन। देखिए स्टोन है, स्टोन तो मैंने पहले बताया था, लोगों के बॉडी में आता रहता है जाता रहता है। आप उम्मीद कर सकते हैं जिस इस डाइट में रहने से, जिस तरह से बॉडी ने स्टोन को बनाया, वैसे ही बॉडी स्टोन को डिसॉल्व भी कर देगी। वॉट एवर बॉडी हैज मेड, बॉडी कैन डिसॉल्व। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इसको समझाने के लिए, अब मान लीजिए ये आपका स्टोन है, इसको स्टोन मानिए। अब डॉक्टर बोलेगा स्टोन है, हाँ है, इसको हटा दो। इसको मैं काट देता हूँ, स्टोन को हटा देता हूँ, ये स्टोन है, पत्ते नहीं है। अब कुछ दिन बाद आएंगे तो दोबारा से क्या दिखेगा? दोबारा से स्टोन दिखेगा ना, आ जाएगा ना, ग्रो करेगा। क्योंकि स्टोन क्यों बना उसकी वजह को नहीं हटाया आपने, है ना। जितनी बार स्टोन को काट के निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे, उस ट्यूमर को निकाल देंगे, वहीं पे दोबारा डंप होने लगेगा, कुछ दिन बाद दोबारा आने लगेगा। तो दैट अप्रोच विल नॉट वर्क। जो लोग ऐसे हैं जिनको पेन होने लगता है स्टोन की वजह से, मैंने आपको बताया, उनको फिर हॉट वाटर इमर्शन मैं बोलता हूं, ताकि पेन को आप सब्साइड कर सकें और आपके डिसॉल्व होने के प्रोसेस को और फास्ट कर सकें। तो दे आर रिकमेंडेड लाइक दिस। एक क्वेश्चन जो बार बार आया है, कुछ लोगों ने पूछा है, सेक्सुअल इरेक्शन की प्रॉब्लम के लिए अलग से क्या करना है?
अलग से कुछ नहीं करना है। मैंने कल आपको बताया था, इट इज ऑल अबाउट प्लास्टिसिटी एंड इलास्टिसिटी। हमारी बॉडी बचपन में इलास्टिक थी, धीरे धीरे वो प्लास्टिक बन जाती है। जैसे जैसे प्लास्टिक बनेगी वैसे वैसे इरेक्शन की प्रॉब्लम भी आएगी, और जैसे जैसे हमारी बॉडी प्लास्टिक बनेगी वैसे वैसे हमारा ब्लड प्रेशर भी हाई होता जाएगा। लेकिन जैसे आपने देखा 2 दिन में काफी लोगों के ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज हो गए, काफी लोगों की दवाई छूट गई। 3 महीना 4 महीना जब करेंगे तो आप अपने इरेक्शन की प्रॉब्लम में, सेक्सुअल प्रॉब्लम में भी आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा। सेक्सुअल ऑर्गन इज अ पार्ट ऑफ द बॉडी। जैसे बॉडी का ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज होगा, बॉडी की इलास्टिसिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे यू विल सी द रिजल्ट। तो वी नीड नॉट टू डू एनीथिंग डिफरेंट फॉर दैट। जो 3 मेडिसिन की मैंने बात की, बस वही से काम चल जाने वाला है। एक सवाल का जवाब मैंने दे दिया कुछ, और जो कुछ मेरी बेटी का 18 साल से बचपन से हाथ के तेली में, पैर के तलवे में बहुत ज्यादा पसीना आता है, इसके लिए क्या करें? देखिए, ज्यादातर चीजों के लिए कुछ मत कीजिए तो ठीक है, पसीना आने दीजिए, कोई बात नहीं, ऐसा होता है हर इंसान का, कहीं किसी की। ये एक पसीने से एक छोटी सी बात बस बताना चाह रहा हूँ, आपके कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोल रहा हूँ, वैसे बता रहा हूँ। खाना खाने के तुरंत बाद, खाना आपने खाया उसके तुरंत बाद अगर आपके पसीने आते हैं अपर बॉडी में, पूरे चेहरे पे, इसमें, इसका मतलब आपका शुगर बढ़ गया। तो पसीने के कभी कभी कोई मायने होते हैं, लेकिन आपके कॉन्टेक्स्ट में कोई मायने नहीं है, वो तो नॉर्मल है, कुछ लोगों को होता है, राइट। जब ये ग्लूकोमीटर नहीं था तब आयुर्वेद में कैसे पता चलता था कि इसको मधुमेह, शुगर कैसे बढ़ गया? तब वो ज्यादा एक्यूरेट था, ये ज्यादा एक्यूरेट है आज भी वो। तब पेशेंट का पेशाब कहीं थोड़ा सा छिड़क देते थे, वहां अगर थोड़ी देर में चीटियां आ गई तो मधुमेह है, राइट, सिंपल टेस्ट, राइट। या कई बार वो जो पेशाब है उसको थोड़ा टेस्ट करते थे, तो मीठा है तो मधुमेह है, राइट। या फिर खाना खाने के तुरंत बाद अगर देखा कि भाई पसीने पसीने हो गया इंसान, इसका मतलब उसका शुगर बढ़ गया है ना। तो ग्लूकोमीटर क्या है कि ग्लूकोमीटर एरर फ्री नहीं है, वो एरर फ्री नहीं है। आप चाहे तो एक ही दिन एक ही समय 5 उंगली से आप ब्लड लीजिए और एक ही ग्लूकोमीटर से चेक कीजिए, किसी का 125 आएगा, किसी में 150 आएगा, किसी में 250 आएगा, राइट। तो आप किसको मानेंगे? एक्यूरेट तो नहीं हुआ ना ये। हाँ, कई बार लोग पूछते हैं किसके माने, जिस जो आपको पसंद आ रहा है वो नंबर ले लो आप। तो ये सारी चीजों पे आप उतना निर्भर नहीं हो सकते, ये सिर्फ अप्रोक्सीमेशन है, राइट। ये पता चल गया कि 200 से नीचे नीचे कहीं है, वो 400 नहीं है, इतना पता चल गया, तो उसको उतना ही मानना है। बाकी आपके बॉडी सिम्टम बता ही रहे, उसको भी आप नजरअंदाज मत कीजिए। यू आर टॉकिंग अबाउट द मेमोरी प्रॉब्लम, राइट, दैट इज वन ऑफ द क्वेश्चन। देखिए, मेमोरी की प्रॉब्लम 2 वजह से होती है। एक तो है कि हमारे बॉडी में जो शुगर है, कुछ लोगों के बॉडी में शुगर डिपॉजिट इन द ब्रेन, तो ब्रेन की फंक्शनिंग स्लो हो जाती है, जिससे डिमेंशिया बोलते हैं, पार्किंसन बोलते हैं, राइट, कई सारे उनको प्रॉब्लम आती है, जिसे डायबिटीज टाइप 3 बोलते हैं। तो वो फिजियोलॉजिकल वजह से हमारी मेमोरी पे इंपैक्ट पड़ता है, दैट इज वन वे। दूसरा है साइकोलॉजिकल वजह से, स्ट्रेस में होते हैं तो भी इंपैक्ट पड़ता है, सेकंड वे। जो 0 वोल्ट बेडशीट की मैंने बात की, या आप जब धरती पे चलते हैं तो वो आपका स्ट्रेस को घटाता है, राइट। और जो मैंने डीआईपी, डाइट ऑन टाइम एंड मेडिसिन की बात की, वो आपके शुगर को बॉडी से बाहर थ्रो करता है। आप तो ये दोनों चीजें करने वाले हैं, जब ये करेंगे तो होपफुली यू कैन एक्सपेक्ट जो हमारी नॉर्मल मेमोरी फंक्शनिंग है वो पहले से बेटर हो जाए। तो दैट मीन्स दैट वी आर नॉट नीडिंग टू डू एनीथिंग एल्स। आप जब ये कर रहे हैं तो इसी में वो भी इंक्लूड हो जा रहा है। हालांकि इट मे टेक 3 months to 6 months to see some visible change, right, but let it be, that's how it is। दिलीप कुमार है यहाँ पे, आप है ना? अच्छा, दिलीप कुमार है, और यहाँ पे मनदीप ठाकुर है यहाँ पे। आप लोगों का सवाल सेम ही है, ब्लड थिक हो गया है, और ब्लड व्हाई द ब्लड इज थिक बिफोर 17 years, नाउ द इशू इज व्हाट कैन आई डू फॉर मेकिंग द ब्लड थिन एंड क्योर द ब्लड प्रेशर। देखिए, ब्लड प्रेशर के लिए तो आपने जैसे देखा बाकी पेशेंट में ब्लड प्रेशर की दवाइयां छूटी, हम में से काफी में 2 दिन में ही, वैसे 2 दिन ना सही 10 दिन में छूट जाएगा, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। ब्लड थिनिंग, ब्लड अगर थिन होगा, अगर ब्लड ज्यादा पतला होगा, कहीं अगर चोट लग गई, कहीं कुछ कट गया, तो क्या होगा? ब्लीडिंग होती रहेगी, इंटरनल ब्लीडिंग होती रहेगी, जिससे लोग मर जाते हैं, राइट। तो ब्लड का थिन होना डेंजरस है। कहीं भी कुछ इंजरी हो गई, कहीं कोई इन्फ्लेमेशन हो गया, कहीं कोई घाव हो गया, इंटरनल एक्सटर्नल, तो वो ब्लीडिंग ज्यादा होगी, तो वो नुकसानदेह है। तो ये है ब्लड थिनिंग का। और अगर थिन ना हो के थिक होगा, जो आप बोल रहे हैं, तो कहीं पे वो क्लॉटिंग जल्दी हो जाएगी, तो कहीं पे क्लॉटिंग जल्दी हो जाएगा तो हार्ट अटैक आ जाएगा, ब्रेन स्ट्रोक आ जाएगा। तो ये थिक भी नहीं होना चाहिए, थिन भी नहीं होना चाहिए, बीच का होना चाहिए। दवाई जब लेते हैं, एस्पिरिन लेते हैं, तो वो तो थिन कर देता है, इसका मतलब कहीं ब्लीडिंग होगी तो उनके लिए तो मुश्किल हो जाएगी, होती भी है, मर भी जाते हैं लोग, राइट। अब इस बात को समझिए, जब आप नेचुरल फूड में रहते हैं जिसमें बहुत कच्ची सब्जियां इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे फ्रूट्स इन्वॉल्व हैं,
तो ऐसे में बॉडी का मैकेनिज्म होता है कंडीशनल थिनिंग। कंडीशनल थिनिंग, कहीं पे अगर ऐसा है जहां पे ब्लॉकेज होने वाला है तो वहां पे ब्लड थिनिंग का काम करता है हमारा जो बॉडी का इंटरनल मैकेनिज्म। कहीं पे अगर चोट लग गई तो वहां पे ब्लड थिक होने का काम करता है कंडीशनल थिनिंग। ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट खोज है हमारे बॉडी का कि वो पॉसिबल है सिर्फ वेजिटेबल्स कच्चे खाएंगे, फ्रूट्स कच्चे लेंगे तो पॉसिबल है, जो कि इंसान नहीं लेता है, राइट, जो कि अब आप लेंगे और भरपूर मात्रा में। तो ऐसे लोगों को फिर कोई भी एस्पिरिन वगैरह को लेने की जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि एस्पिरिन लेंगे तो ब्लड तो टोटली थिन हो गया ना, हर जगह थिन की जरूरत नहीं है ना, जहां इंजरी हो गई वहां भी थिन है ब्लड, राइट, तब भी वो क्लॉट नहीं करेगा, राइट। तो इस तरह से है, तो दैट इज हाउ इट इज। तो आप ऑलरेडी राइट उसमें हैं। जैसे आपने पूछा नाइट्रिक ऑक्साइड कैसे बढ़ेगा, उसके लिए कोई अलग से कुछ करना नहीं है, जो आप कर रहे हैं उसी नाइट्रिक ऑक्साइड ऑलरेडी बॉडी आपका प्रोड्यूस करता है, और बट उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। जब नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन बढ़ेगा, आपको कैसे पता चलेगा? आपका ब्लड प्रेशर नीचे आएगा, तो आपको दवाई छोड़नी पड़ेगी। दैट इज हाउ वी नो अबाउट इट। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ हॉट वाटर इमर्शन टू कीप हिम हेल्दी? हॉट वाटर की फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है कि वो पेशेंट कौन सा है। जो डायलिसिस के पेशेंट है, मैंने आपको बताया 2 घंटे पर डे। नॉर्मल में आधा घंटा कर लेंगे, हर दूसरे दिन इज एनफ। आधा घंटा हर दूसरे दिन कर लेंगे, हफ्ते में 3 दिन कर लेंगे, इज एनफ। हालांकि इट इज नॉट कंपल्सरी टू डू इट, बट जिनके पास ये फैसिलिटी वो जरूर करे, क्योंकि बॉडी के अंदर जो भी चीज है वो बाहर निकल रहा है तो अच्छी बात है, इसमें नुकसान तो कुछ है ही नहीं। डेली भी कर सकते हैं, कुछ नुकसान नहीं है। ठीक उसी तरह से जैसे अगर मैं आपसे पूछूं योगा कितना करना चाहिए, तो आपका क्या जवाब होगा? बोले डेली कर सकते हैं, आप बोलेंगे हाँ। 2 घंटे कर सकते हैं, हाँ। अच्छा 1 घंटे कर सकते हैं, वो भी हाँ। 5 मिनट कर सकते हैं, वो भी हाँ। तो उसको इस तरह से ले लीजिए तो आपको जवाब मिल जाएगा, राइट। एक्सरसाइज कितना करना चाहिए? उतना ही कर सकते हैं जितना कि आपकी स्टेमिना है ना, तो उतना ही कर सकते हैं जितना स्टेमिना और टाइम है ना। तो ये है, कुछ इसमें ऐसी चीज नहीं है जो कि आपको नुकसान करेगी। लेकिन क्योंकि जब आप हॉट वाटर इमर्शन करते हैं तो बॉडी से पानी निकलता है, जब पानी निकलता है तो आपको पानी ज्यादा पीना पड़ेगा, राइट। ठीक उस तरह जब एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी में एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो खाएंगे भी ज्यादा, तो वो तो जाहिर सी बात है। इस तरह से इसको लें। अरुप कुमार पॉल का जो क्वेश्चन है पाइल्स को लेके है। पाइल्स का सर्जरी आपको हो गया है, लेकिन उसके बाद भी आपको बड़ी दिक्कत आती है, खास तौर पे टू पास द स्टूल वेरी वेरी डिफिकल्ट। अरुप, आपका जो इस सवाल का जवाब है, पहली बात तो जो पाइल्स की सर्जरी हम लोगों को अवॉइड करने बोलते हैं, और जैसे ही फर्स्ट सिम्टम आता है तभी से उनको बोलते हैं सिट्स बाथ, गर्म पानी के टब में आधे घंटे बैठने के लिए अपना हिप को उसमें डुबो के 40 टू 42 डिग्री सेल्सियस में, साथ में डीआईपी डाइट, राइट। लेकिन आपके केस में क्योंकि बहुत ही वर्स्ट केस हो गया, जैसा ये दिख रहा है, जैसा आपने बताया भी हमारी टीम को, उसमें हमें यही करना होगा, डीआईपी डाइट माइनस प्लेट 2। अगले 15-20 दिन के लिए कुक्ड फूड छोड़ ही दिया। जब कुक्ड फूड छोड़ ही दिया, अब जो ले रहे हैं वो फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल है। ये फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स जब ले रहे हैं तो ये बड़े फास्ट, मतलब ये क्लियर होते हैं बॉडी से, क्योंकि इसमें फाइबर्स होते हैं। आप एक बात समझिए, फाइबर जो है वो बॉडी डाइजेस्ट नहीं करता है। फाइबर कोलोन से पास होने के लिए डिजाइंड है। फाइबर जब कोलोन से पास होगा तो वही एक लुब्रिकेशन का काम करेगा, नंबर 1। नंबर 2, फाइबर जब कोलोन से पास होगा तो कोलोन में जो बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया, उनका फूड है फाइबर, राइट। वो भारी मात्रा में जब फाइबर लेते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ज्यादा लेंगे तो जाहिर सी बात है फाइबर भी ज्यादा आएगा। तो जो गुड बैक्टीरिया कोलोन में है, दे विल गेट देयर ओन फूड। तो इससे आपकी जो मूल प्रॉब्लम है कि स्टूल पास करते वक्त एक्सट्रीम पेन होता है, वो सॉल्व होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तेजी से सॉल्व होगा। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि कुक्ड फूड यानी कि प्लेट 2 छोड़ देना है। 10 दिन के लिए छोड़िए, 15 दिन के लिए छोड़िए, और जब आपको लगता है कि आप दर्द नहीं हो रहा है, ठीक है, तब दोबारा से इंक्लूड कर दीजिए, राइट। तो आप गौर करेंगे कि आप में से कई लोगों ने बताया अभी कि कॉन्स्टिपेशन आप लोगों की ठीक हो गई, बाउल मूवमेंट आपकी ठीक हो गई, तो जबकि आप कुक फूड ले रहे हैं कल से, मतलब इन 2-3 दिन में कुक फूड भी इज अ पार्ट ऑफ इट। लेकिन उन एक्सट्रीम केस में कुक फूड पूरा ही छोड़ दो 10-15 दिन के लिए, जब मामला इतना खराब है तब पूरा छोड़ दो। देखिए, परमानेंट कुक फूड छोड़ सकते हैं, कुक फूड से कोई ऐसा कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता जिसकी डेफिशिएंसी से बॉडी को कोई तकलीफ होगी। लेकिन क्योंकि हम एक सोशल सेटअप में हैं, क्योंकि हमें बचपन से आदत है, तो अगर मैं ये बोलूं कि परमानेंट छोड़ दो तो वो लोग मानेंगे नहीं। लेकिन अगर वॉलंटरीली आपको लगता है कि मुझे छोड़ना है, तो
तो वो और अच्छा है आपके हेल्थ के लिए, सभी के लिए अच्छा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक्सट्रीम केस होता है, जैसे जिनको अभी मैंने किसी को बोला, और जो कैंसर के पेशेंट होते हैं, ओरल कैंसर जहाँ ट्यूमरस ग्रोथ है, वो चबा ही नहीं सकते, राइट, तो उनको हम बोलते हैं कि भाई आप लंबे समय के लिए छोड़ दो। वो बहुत थोड़े से होते हैं, आप में से कोई नहीं है उनमें, राइट। जो बच्चे इंसुलिन लेते हैं उन बच्चों में कॉमन ये सिम्टम होते हैं पेट दर्द होने का। इसीलिए हम किसी भी तरह से कोशिश करते हैं कि इंसुलिन छूट ही जाए, राइट। इट इज अ साइड इफेक्ट ऑफ टेकिंग इंसुलिन बाय द स्मॉल किड। डायबिटीज टाइप 1, इंसुलिन लेंगे पेट दर्द होगा, राइट। उस पेट दर्द को छुड़ाना है तो इंसुलिन को छुड़ाना पड़ेगा, राइट। इंसुलिन तो अभी थोड़ा कम हुआ है ना, 1/3 रह गया है, 9 से 3 तक पहुंचा है, तो उसको 0 करना पड़ेगा। एक सवाल है जो आप में से कई लोगों ने पूछा है, इसको ले लेते हैं फिर हम इस पे चलते हैं। देखिए ये है, फ्रूट्स में कंटेमिनेशन होता है या पेस्टिसाइड होता है तो कैसे लें, दिस इज काइंड ऑफ क्वेश्चन जो कुछ लोगों ने पूछा है अलग अलग टाइम पे। तो अब एक बात समझना पड़ेगा, ये सच बात है कि जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है उसमें पेस्टिसाइड वगैरह होते हैं आजकल, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बड़ा ही खराब है, ठीक नहीं है। तो लेकिन आप ये सोचिए कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल तो आप अभी आके ले रहे हैं, इससे पहले जो खा रहे थे तो क्या उनमें पेस्टिसाइड नहीं थे? आप तो उसको कुक करते हैं, वेजिटेबल लेके जब कुक करते हैं कढ़ाई में, तो क्या आपको लगता है कढ़ाई में कुक होने के वक्त पेस्टिसाइड कढ़ाई से उछल के कहीं बाहर भाग जाते होंगे या मर जाते होंगे? नहीं, भाग नहीं सकते, दे आर डेड पीपल, दे पेस्टिसाइड तो डेड होता है, और जो चीज डेड होती है वो दोबारा मर भी नहीं सकती। आप जब वेजिटेबल को कुक करते हैं तो भी उसमें उतना ही अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड होता है जितना कि जब बाजार से लेके आए हैं, राइट। तो अभी भी तो आप पेस्टिसाइड वाला ही तो भोजन कर रहे थे, तो कोई नई चीज तो है नहीं। हमारे इस डीआईपी रेट इंट्रोड्यूस होने से एडिशनल पेस्टिसाइड तो आया नहीं, उतना ही पेस्टिसाइड आपके पेट में जा रहा है जितना पहले जाता था, राइट। क्योंकि कुकिंग से अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड इज नॉट चेंजिंग, इट इज द सेम। जो भी कुछ आप खा रहे हैं वो कुक करके ही खा रहे हैं, इतना ही तो है ना। लेकिन कुक करने से प्योरिटी बढ़ जाती है, पेस्टिसाइड गायब हो जाते होंगे, इनएक्टिव हो जाते होंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो केमिकल है, दे आर नॉट लिविंग एंजाइम्स। केमिकल को कुक कर देंगे तो तब भी वो केमिकल रहना है, उसका इफेक्ट सेम ही रहना है। तो पहली बात तो ये समझिए कि पेस्टिसाइड्स पहले भी आप खा ही रहे थे, और इसमें इस डीआईपी डाइट में ट्रांजिट होने से कोई एडिशनल पेस्टिसाइड बॉडी में जाने नहीं लगा। वो ना वो सब कर सकते, मैं बता रहा हूं आपको। देखिए एक बार पेस्टिसाइड वेजिटेबल में चला गया, सुपरफिशियली आप क्लीन कर देंगे, थोड़ा बहुत कम हो जाएगा सरफेस में, लेकिन अंदर से नहीं खत्म हो सकता, ठीक है ना। ये तो हमें समझना पड़ेगा, थोड़ा बहुत क्लीन हो जाएगा लेकिन अंदर से वो खींच के सारा पेस्टिसाइड बाहर निकाल देगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो पहली बात तो पेस्टिसाइड पहले भी था, आज भी है, इट इज सेम, राइट। उल्टा आज जब आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लेंगे, इसमें लाइव एंजाइम भी होता है, लिविंग एंजाइम। आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिए, आप कोई भी फ्रूट एंड वेजिटेबल का जूस निकाल के माइक्रोस्कोप के अंदर डाल के देखिए, तो उसके अंदर लिविंग एंजाइम को दिख जाएंगे। वो लिविंग एंजाइम है, दे कैन ट्रैप द केमिकल्स जो आपके बॉडी में नुकसान कर सकते हैं और आपको थोड़ा प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये एडवांटेज है व्हेन यू आर टेकिंग रॉ। नंबर 2, अगर आपको, जो लोगों ने सवाल पूछा, ये सभी के सवाल हो सकते थे कि अगर आपको इससे कंसर्न इतना है तो पेस्टिसाइड फ्री भारत हो, इसके लिए आपने क्या किया, क्या कंट्रीब्यूशन है आपका सिवाय कंप्लेन करने के, राइट। जो चीज आपको चाहिए उस चीज के लिए कंट्रीब्यूशन भी तो कुछ करना पड़ेगा ना, राइट। क्या हमने मोटिवेट किया ऑर्गेनिक फार्मर है जिनको थोड़ा ज्यादा पैसा लगता है उसको उगाने में, क्या महंगा होने के बावजूद भी थोड़ा बहुत एनकरेज करने के लिए खरीदा हमने? उस डायरेक्शन में जब हम कुछ किया ही नहीं है तो हमारा हक भी नहीं है इस तरह के सवाल पूछने का, क्योंकि हमें तो कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा ना, कि हम जो चीज रोज खा रहे हैं जो हमारे हेल्थ से जुड़ा हुआ है लेकिन उसके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि अपने आप ठीक हो जाएगा, वो होने वाला है नहीं, है ना। तो हमारे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने इधर मेरठ में भी है, जिन्होंने अपनी अपनी जगह ली हुई है, 4-5 दोस्तों ने किराए पे खेत, और 25% 30% भोजन अपने उसी खेत से आता है, और अपना जो कमाई का एक हिस्सा उसमें लगाते भी हैं। तो क्योंकि उनके लिए इंपॉर्टेंट, उनको पता चल चुका है, राइट। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो लोग उगाते हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया है, उनको बोलते हैं हमारे घर में भेज दिया करो, चाहे उसका डबल खर्चा भी लगे, ऐसा भी करते हैं। तो कोई ना कोई मुहिम करना पड़ेगा, एक दिन में सोल्यूशन डेफिनेटली नहीं आएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि मैंने देखा है कि जो बाजार में आपके वेजिटेबल फ्रूट मिल रहे हैं उनसे ही इतने सारे ठीक हो रहे हैं लोग, लेकिन अगर ये ऑर्गेनिक हो जाता तो और अच्छे से ठीक होता, नो डाउट अबाउट इट, राइट। तो ये कोशिश है जो एक दिन में नहीं संपन्न होने वाली, लेकिन ये कि फिलहाल तो उसकी चिंता ना करते हुए जो वेजिटेबल फ्रूट आपको मार्केट में मिल रहा है, अगर ऑर्गेनिक नहीं मिल रहा है तो उसी से शुरू कर सकते हैं। इस बात को चिंता ना करते हुए कि पेस्टिसाइड की अमाउंट बढ़ गई है, पेस्टिसाइड की अमाउंट उतनी है कल तक जितना खा रहे थे, उससे ज्यादा नहीं बढ़ी है।
अब आते हैं आपके हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। इसमें खासतौर पे जो डायबिटीज के पेशेंट पे आते हैं, पहले तो आप में से कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको हमने स्कैनर लगाया था, इंसुलिन वाले, राइट। जिनको हमने स्कैनर लगाया है, उस स्कैनर से हम 24 घंटे की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो ऐसे लोग, आपको क्या करना है, घर जाने के बाद 10 दिन बाद, क्योंकि 14 दिन के लिए लगता है ये, आप स्पीकर की तरह इसको निकालिए और जो एड्रेस हमारा है, किताब जो दी है आपको, किताबों में मेरी एड्रेस है, उस किताब में जो एड्रेस है उसमें आप उसको भेजिए वापस कुरियर से, और आपके उस स्कैनर को हम कंप्यूटर में लगा के देखेंगे 14 दिन में आपका ब्लड शुगर का पैटर्न क्या रहा है। अगर हमें उसके हिसाब से आपके इस चार्ट में कुछ बदलाव करना पड़े तो हम आपको बता देंगे। यानी कि घर जाने के बाद अगर आप सोचें कोई आपको नहीं दिख रहा, नजर में किसी के नहीं है, तो वो नहीं है। अगर आप लड्डू खाएंगे तो उधर वहां कहीं ना कहीं दिखेगा, राइट। तो इसलिए आपको अलर्ट रहने की जरूरत है, खासतौर पे जो स्कैनर लगा के जा रहे हैं। अब ऐसी एक स्कैनर है, मीनाक्षी गुप्ता, आप जब आए थे तो आप इंसुलिन डिपेंडेंट थे, लेकिन अब आप इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं है, आप 0 यूनिट पे आ गए हैं। आपका जो ब्लड शुगर का पैटर्न है वो मैं दिखाना चाहता हूं सबको, ताकि ये पैटर्न आपका है लेकिन ये बाकी लोगों का भी हो सकता है। ऐसे ही पैटर्न होता है सभी का ज्यादातर। आप गौर करेंगे, ये रात के 12 बजे ब्लड शुगर करीब 150 करीब था, ध्यान से देखिए, और रात के 3 बजे इनका ब्लड शुगर डिप हो जाता है, करीब 100 के करीब आता है 3 बजे तक, और 3 बजे के बाद दोबारा ये ऊपर चढ़ता है, और इनके उठने से पहले 5 बजे तक ये 200 तक पहुंच जाता है, 5 o'clock तक, राइट। यानी कि 3 से 5 बजे के बीच में अपने आप ही ब्लड शुगर बढ़ रहा है, राइट। तो हम ये नहीं मानते कि 3 से 5 बजे उठ के चुपके से कुछ खा लिया होगा, एक तो वो ऑप्शन हो सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। इसे कहते हैं डॉन फिनोमिना। जब भी आप सो के उठते हैं उससे 2 घंटे पहले बॉडी डिसाइड करता है कि आपको कितनी ताकत की जरूरत है जब उठ जाएंगे। तो अगर आप बॉडी ये डिसाइड करता है कि ज्यादा ताकत की जरूरत है, तो बॉडी लिवर से थोड़ा शुगर उधार मांग के आपके ब्लड में डाल देता है आधी रात को। तो अब जब आप उठते हैं, फास्टिंग ब्लड शुगर चेक करते हैं, उस फास्टिंग ब्लड शुगर में वो शुगर भी इकट्ठा हो जाता है, वो शुगर भी चेक कर लेते हैं जो कि लिवर में ने थ्रो किया था। अब जब आप देखेंगे अरे सुबह का ब्लड शुगर तो मेरा 250 आ गया, तो आप क्या करेंगे, और ज्यादा इंसुलिन और ज्यादा दवाई ले, अरे फास्टिंग इतना ज्यादा आ रहा है। जितना ज्यादा आपके ब्लड शुगर आधी रात को डिप करेगा लाइक ए स्पॉन्ज बॉल, उतना ही ज्यादा लिवर शुगर ब्लड में थ्रो करेगा, समझ रहे हैं ना। तो डिप किया और सुबह का फास्टिंग उतना अधिक दिखेगा। जितना अधिक सुबह का फास्टिंग दिखेगा, इंसुलिन की मात्रा आप क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो अगले दिन रात को शुगर और ज्यादा डिप हो जाएगा। जितना ज्यादा डिप होगा, लिवर सोचेगा अरे इतना कम हो गया, थोड़ा और शुगर दे देते हैं। तो सुबह जब उठेंगे तो आपका शुगर और ज्यादा दिखेगा। एक ट्रैप में फंस गया, क्योंकि आप सब 20 साल 25 साल से कई सारे शुगर पेशेंट हैं, लेकिन कभी भी किसी ने आपका शुगर 3 बजे कितना रहता है, आधी रात को कितना रहता है, सोते हुए कितना रहता है, कभी किसी ने कंसिडर किया, किसी ने बताया नहीं बताया। तो जो चीज आप देख रहे हैं फास्टिंग, दैट इज ए मिसलीडिंग नंबर। आधी रात को जो हो रहा है वो तो दिखाई नहीं रहा, कोई बात तो आधी नहीं कर रहा, राइट। वो देखते, और अगर देखते कि इनका तो 100 रह गया था, कुछ लोगों का वो 50 भी रह जाता है, राइट। तो अब जरा सोचिए, इनका इंसुलिन में 50 यूनिट से 0 यूनिट कर दिया, अगर 50 यूनिट दे दिया होता या लेते रहते तो क्या होता है, बिल्कुल नीचे चले जाता, कोमा में आ जाते हैं पेशेंट, आ जाते हैं कोमा में, राइट। रातों रात ही उनका खत्म हो जाते हैं पेशेंट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जो आप दिन भर में ब्लड शुगर देखते हैं वो कंप्लीट नहीं है, वो आधी पिक्चर ही बता रही है। रात भर में जो ब्लड शुगर आपका होता है वो भी इंक्लूड करना चाहिए, तभी हमने वो स्कैनर लगाया है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप जो इंसुलिन ले रहे हैं बड़े कंजूसी से लीजिए। शुगर थोड़ा बहुत ज्यादा रहेगा, 300 400 500, तो वो इमीडिएट डैमेज नहीं करेगा। लेकिन अगर शुगर नीचे चला गया, 30 40 पे चला गया, तो वो इमीडिएट कोमा कर सकता है, इमीडिएट ऑर्गन डैमेज कर सकता है। हाई ब्लड शुगर से महीनों लगेंगे आपकी बॉडी को डैमेज होने में, टू लो ब्लड शुगर से एक ही दिन में इंसान मर सकता है, एक ही बार में मर सकता है। तो हाई ब्लड शुगर उतना डैमेजिंग नहीं है जितना कि लो ब्लड शुगर। और लो ब्लड शुगर कब होता है, रात को सोते वक्त ही तभी होता है, और वो एक ऐसा टाइम है जब हम मेजर भी तो नहीं करते, है ना। तो इसीलिए इंसुलिन से पीछे छुड़ाना, दवाइयों से पीछे छुड़ाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इंटरफेयर करता है आपके बॉडी की सूझबूझ को। लिवर को नहीं पता कि कल कितना इंसुलिन आएगा कि नहीं आएगा, राइट। तो उसकी सूझबूझ को इंटरफेयर कर रहा है। ये एक एग्जाम्पल है ऐसा। ये एक और संजीव बुटोरिया, अब तो आप इंसुलिन मुक्त हो गए, पहले इंसुलिन लेते थे, आपका भी पैटर्न देखेंगे
आप अगर गौर से देखेंगे, सुबह सुबह नीचे आया, इनके सुबह उठने से पहले फिर ऊपर की तरफ जाने लगा, सीधा नीचे आया, फिर जाने उठने से पहले ही, इसे कहते हैं डॉन फिनोमेना। आपके उठने से पहले आपका शुगर उठने लगता है। ये 55% वर्ल्ड पॉपुलेशन में होता है, 55%। डायबिटीज पेशेंट नहीं बोल रहा, सभी के साथ होता है। अगर आप अपने घर में एक्सपेरिमेंट कीजिए, 10 लोग हैं, 10 में से 5 लोगों का यही फिनोमेना दिखाएगा। इसे कहते हैं डॉन फिनोमेना। ये कोई बीमारी नहीं है, ये बॉडी का अपना बिहेवियर है, राइट। लेकिन इस बिहेवियर से आपको क्या मिसलीड हो रहा है कि आप तो फास्टिंग देख रहे हैं ना, सोचते हैं कि फास्टिंग इतना कम है। 55% लोगों का फास्टिंग अधिक होता है और दिन भर का शुगर उससे नीचे होता है। जबकि हमें क्या बताया गया कि फास्टिंग कम होना चाहिए, जबकि ऐसा है नहीं। वर्ल्ड 55% ऑफ द पॉपुलेशन, उनका फास्टिंग अधिक होता है, दिन भर का ब्लड शुगर नॉर्मल नीचे रहता है उससे, राइट। तो फास्टिंग इज मिसलीडिंग, कंफ्यूजिंग। इसीलिए मैं बोलता हूं खाना खाने के 2 घंटे बाद का ब्लड शुगर देखिए। हाँ, ये थोड़ा सिंपल है करने की। नॉर्मली एडाइबिन, इसीलिए बच्चा अगर है तो साथ में मॉनिटर करना उसको थोड़ी देर तक, राइट। तो पहले नहीं लेना है, क्योंकि दिया तो कभी भी जा सकता है, फास्ट एक्टिंग भी आपके पास है, पहले तो नहीं लेना, उसको अवॉइड करना है, राइट। और टू आंसर योर क्वेश्चन कि ब्लड शुगर बढ़े ना, क्योंकि ऑलरेडी 250 आ गया और ना बढ़े, ऐसे लोगों को फ्रूट ब्रेकफास्ट से पहले पत्ते खिलाते हैं, 3 से 4 तरह के लीव्स, राइट, वो खिलाते हैं। जितना वेट है उतना ग्राम खिला देते हैं। 30 केजी का आदमी है तो 30 ग्राम खिला दिया, बच्चा है तो 30 ग्राम नहीं खा सकता, 20 ग्राम खिला दिया। जब पत्ते चबाए उसने, तो पत्ते भी एक इंसुलिन की तरह काम करते हैं। पत्ते चबा लिए, पत्ते पेट में चले गए, उसके बाद फ्रूट ब्रेकफास्ट। तो किसी भी फूड से ब्लड शुगर तो बढ़ता ही है, लेकिन वो ब्लड शुगर बढ़ने की जो रफ्तार है वो टेपर डाउन हो जाती है। इसीलिए हम बोलते हैं जो बच्चे या जो इंसुलिन डिपेंडेंट खा पाए, पहले पत्ते खा ले, राइट, चबा चबा के पान की तरह खा ले, राइट, उसके बाद खाएं। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इंसुलिन लेना भी आसान नहीं है ना, राइट। अगर आप चूज करें बिटवीन इंसुलिन एंड पत्ते, तो पत्ते इज इजियर, उसका साइड इफेक्ट नहीं, साइड बेनिफिट नहीं हो रहा है। इंसुलिन इज डिफिकल्ट, अनप्रिडिक्टेबल, उससे कुछ ना कुछ और है, ऑर्गन फेलियर भी हो सकता, होता ही है। याद रखिए, इंसुलिन जो है, इंसुलिन कॉजेज कैंसर, इसीलिए हम अवॉइड करते हैं कि इंसुलिन से ट्यूमर ग्रोथ होता है, क्योंकि वो ग्रोथ हार्मोन है, तो ग्रोथ होगा। जो भी पत्ते आपको मिल जाए, जैसे मूली के पत्ते हैं, पालक के पत्ते हैं, धनिया के पत्ते हैं, पुदीने के पत्ते हैं, पान के पत्ते हैं, जो भी इडिबल पत्ते आपको दिखाई दे रहे हैं बाजार में, उनमें से जो आपको लगता है कि आप चबा के खा सकते हैं, वो ले लीजिए। वो भी ले सकते हैं, पेड़ के पत्ते भी ले सकते हैं, वॉट एवर यू थिंक दैट यू आर इडिबल है और आप खा सकते हैं, लोग खाते हैं, उनमें से आप चूज कर लीजिए। सारे पत्तों का बिहेवियर एक ही जैसा होता है। हाँ, हाँ, जो भी पत्ते, जब मैंने बोला जो भी पत्ते इडिबल, उसमें इंक्लूड हो जाता है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर फिर लेंगे। कुछ लोगों का ट्रेन एंड फ्लाइट वगैरह भी है, नहीं तो वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो रह जाएगा। आपके सवाल है, मैं जानता हूं, सवाल लिखिए, उसके जवाब के और मौके अभी मिलेंगे, और अभी भी इसके बाद भी मिलेंगे। जिनके पास सवाल है थोड़ी देर और रुक जाएंगे, जिनकी फ्लाइट है उनका खत्म कर लेते हैं ताकि वो जा सके। अब आते हैं इस पे वापस, हमारे इसको हाथ में आप पकड़ लीजिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पहले वाला, स्लीप ड्यूरेशन। आपकी उम्र के हिसाब से कितने घंटे की नींद इज इंपॉर्टेंट, वो यहाँ पे हमने टिक कर दिया है, राइट। तो नींद का एक खास इंपॉर्टेंस हमने बता दिया है। कोशिश करने की उतनी घंटे की नींद आपको मिले। छोटे बच्चों को ज्यादा नींद की जरूरत होती है, जैसे उम्र बढ़ती है हमारी नींद की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, हमारा मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है। इसी में आप देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात है, खाना खाने से, सोने से 2 घंटे पहले आपको डार्कनेस में रहना है। मोमबत्ती का लाइट, 0 वॉट लाइट, कम लाइट में रहने की कोशिश करनी है, खासतौर पर जिनको नींद नहीं आती है रात को। और उसके अलावा कुछ चीजें और हैं, रोज दिन में ब्राइट लाइट पे रहना है, 1000 लक्स सनलाइट फॉर 3 आवर्स एटलीस्ट। ये ब्राइट लाइट नहीं है जो आप देख रहे हैं, यहां से बाहर निकलेंगे तो वो ब्राइट लाइट है, राइट। या कुछ लोगों को हमने खास टिक किया होगा 10,000 लक्स ऑफ लाइट, धूप में आधे घंटे रहना है। तो ये लाइट की बात कर रहे हैं हम। कई ऐसे देश हैं जहां पे सूरज उगता नहीं है, तो वो आर्टिफिशियल लाइट फिर लगाते हैं दिन में। आर्टिफिशियल लाइट, आंखों पे जब लाइट पड़ेगा तो आंख, बॉडी बोलेगा ये डे आ गया। आंखों पे लाइट नहीं पड़ेगा, कम पड़ेगा, तो बॉडी विल रिकॉग्नाइज इट इज नाइट। तभी आपके जो स्लीप हॉर्मोन्स हैं ठीक से रिलीज होंगे। तो ये सभी के लिए है, राइट। ये किसी एक के लिए कम ज्यादा ऐसा नहीं, सभी के लिए है, इसको करना ही चाहिए।
दूसरा भी सभी के लिए है 0 वोल्ट बेडशीट लगाना। 0 वोल्ट बेडशीट आपको मिल गया है। 0 वोल्ट बेडशीट में क्या करना होता है उसको समझिए, बहुत ही सिंपल है। आप जब 0 वोल्ट बेडशीट लेंगे तो आपके पैक में जो है इस तरह का तार आप देख रहे हैं, जैसे तार, और ऐसा एक रॉड है, कॉपर रॉड, और ये बेडशीट है। मैंने एक जस्ट सैंपल छोटा बना के आपको बेडशीट अपने बिछाया, ये तार को, यहाँ भी तार है, आपस में एक कनेक्ट करते हैं कनेक्टर के साथ, जैसे यहाँ कनेक्टर है। और इस तार को आपको, मान लो फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं, खिड़की से बालकनी से बाहर नीचे जाएगा, और जहां भी मिट्टी मिले वहां पे, गमले में नहीं, जहां मिट्टी मिले घास मिले वहां गाड़ देना है, राइट, वहां टिक करके वहां डाल देना है, राइट। डाल देंगे तो ये फिर अब इस बेड के ऊपर सोना है, इतना ही करना है, तो दैट बिकम्स अ 0 वोल्ट बेडशीट। तो जैसे मैं 7th फ्लोर में रहता हूं, तो तार ऐसे लोगों के लिए, मेरे ऐसे लोगों के लिए, ये वाले तार और लंबे खरीद लिए दुकान से और बीच में जोड़ दिया, जितना भी, जहां जिस भी फ्लोर में रहते हैं, राइट। तो कोई लोग ऐसे हैं कि जो घर पे कर ही नहीं सकते, तो जैसे अगर मैंने बताया था मेरे ऑफिस में नीचे मैट बना हुआ है, वो भी इसी तरह से कनेक्टेड है। तो दिस इज 0 वोल्ट। इसके बारे में आपने फ्राइडे सुबह को आपने देखा भी था, आपने ये भी देखा था कि जब धरती से कनेक्ट करते हैं तो हमारे बेडशीट में जो तार है, ये जो बेडशीट आपके पास है, ये जो बेडशीट है, इसमें तार बहुत ही महीन है, आपको नहीं समझ आएगा कि तार है। किसी को अगर से देखेंगे तो वो बोलेगा ये तार नहीं है, ये तो ऐसे ही है, राइट। ये तार ऐसा है कि आपको पता नहीं चलेगा, ये कपड़े के साथ ही वीव्ड है, राइट, बिल्कुल महीन है, ताकि लेटते वक्त आपको डिस्कंफर्ट ना हो तार की वजह से। लेकिन यहाँ पे कॉपर तार का एक जाल बिछा हुआ है साथ में, तो इट इज एज गुड एज दैट। तो 0 वोल्ट बेडशीट वाले को, ये भी सभी को यूज करना है, इसमें कुछ करना नहीं, घर जाके बिछा देना और ये कनेक्ट कर देना है, इतना ही करना है। इट इज वेरी वेरी इजी, एक बार कर दिया तो जिंदगी भर के लिए। जब ये गंदा हो जाता है तो धो दीजिए, जैसे आप बाकी करते हैं, राइट। तो दैट इज एज सिंपल एज दैट, सभी को ही ये करना चाहिए, एंड दिस इज वेरी इजी ऑल्सो, इसलिए आप कर लेंगे। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पे, पानी। तीसरा, वाटर, वाटर एज मेडिसिन। झरने का पानी को लिविंग वाटर कहते हैं, इस बात को समझिए। जब पानी झरने से बहता है, पत्थरों से टकराता हुआ जाता है, पत्थरों से मिनरल इकट्ठा करता हुआ जाता है, उसकी एक इंपॉर्टेंस है। हमारा बॉडी 70% पानी ही है। बॉडी में सबसे ज्यादा कोई चीज है तो वो वाटर एलिमेंट है, राइट। तो जब हम लिविंग वाटर पीते हैं तो बहुत सारी बीमारियां ठीक होने लगती है, खास तौर पे जिनका हीमोग्लोबिन बड़ी तेजी से गिर रहा है, थैलेसीमिया के पेशेंट, या ऐसे पेशेंट जिनका हीमोग्लोबिन तेजी से गिर रहा है, जैसे कैंसर पेशेंट आप बोल सकते हैं। ऐसे लोगों को हम बोलते हैं कि अगर आप ठीक नहीं हो पा रहे तो कहीं ऐसे चले जाइए जहां झरने का पानी मिल जाए, किसी गांव में, किसी जगह पे, किसी पहाड़ी में, कहीं भी, और वो पानी पीजिए। या फिर हम बोलते हैं घर पे भी बना सकते हैं लिविंग वाटर 3 मटके सिस्टम से। 3 मटके सिस्टम से कैसे बनाया, हमारे यहाँ पे भी लगा देगा आपने में से कुछ लोगों ने, है ना। हाँ, तो 2 पॉट सिस्टम, पहले 3 मटके से बनाते थे, लेकिन लोगों को दिक्कत लगती थी, अब 2 से बनाते हैं। तो अगर हो सके तो वो सिस्टम भी आप लगा सकते हैं, कंपलसरी नहीं है किसी के लिए यहाँ पे, क्योंकि वो जिनकी हीमोग्लोबिन तेजी से गिर रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा, उनके लिए कंपलसरी जरूर है। लेकिन हियर इन दिस ग्रुप फॉर्चुनेटली नोबडी इज लाइक दैट, आप सब कंपैरेटिवली हेल्दी हैं। इस पे आते हैं, ये बड़ा मुख्य है, इसको देखिए, ये डाइट है। डाइट में पहली बात तो कुछ लोगों ने DIP डाइट टिक किया होगा। जो DIP डाइट तो मैंने आपको बताया, आपको वैसे ही पता है। ब्रेकफास्ट, फ्रूट ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में प्लेट 1 एंड प्लेट 2, प्लेट 1 में सलाद, तो दैट इज DIP डाइट। कुछ लोगों को DIP डाइट टिक किया, उनको सिंपल DIP डाइट लेना है। ये वो लोग होंगे जिनकी दवाइयां छूट गई है, इंसुलिन छूट गया, सब कुछ नॉर्मल है, तो DIP डाइट। कुछ लोग जिनकी इंसुलिन छूट नहीं पाई, दवाई छूट नहीं पाया, दवाई छोड़ेंगे तो ब्लड शुगर बढ़ जाएगा, राइट, उनको DIP डाइट माइनस प्लेट 2 इन डिनर, यानी कि कुक्ड फूड सिर्फ प्लेट 2 लंच में अलाउड है, ठीक है ना। कितने दिन, जितने दिन तक आपकी दवाई नहीं छूटती उतने दिन, राइट। वो कुछ लोगों को ठीक है, जिनको ठीक है उनको दिख रहा होगा। फिर उसके बाद कुछ लोग और हैं, तीसरा देखिए, DIP डाइट माइनस प्लेट 2, मतलब प्लेट 2 लेना ही नहीं है, राइट। तो किस कंडीशन में ऐसा होता है, जिनके माउथ अल्सर हो जाता है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, मुंह में कैंसर होता है, ट्यूमर हो जाता है, दर्द होता है, उनको हम मना कर देते हैं प्लेट 2 लेने से। या फिर जैसे अभी पाइल्स वाला एग्जांपल दिया, उनको भी हम बोल देते हैं प्लेट 2 लो ही मत, कुक फूड लो ही मत। व्हेन आई से नो प्लेट 2, आई मीन टू से नो कुक्ड फूड, राइट। फिर एक अगला देखिए, DIP डाइट ब्रैकेट में सॉफ्ट लिखा है, सॉफ्ट। सॉफ्ट हमारे 5% पेशेंट आते हैं जो ओरल कैंसर के पेशेंट होते हैं,
राइट। और ऐसे आते हैं जिनकी सर्जरी वगैरह हो चुकी होती है, बड़ी ही मुश्किल हालत में होते हैं, चबा नहीं सकते, जिनके दांत नहीं चबा नहीं सकते, तो उनके लिए सॉफ्ट डीआईपी राइट। सॉफ्ट डीआईपी आपको रेसिपी बुक मिल गई आपको, यू गॉट इट। उसमें आप देखिए हर चीज की स्मूदी बन जाती है, सूप बन जाता है, शेक बन जाता है, तो वो उससे उनको काम चलाना पड़ता है। डीआईपी डाइट स्टीम्ड, डीआईपी डाइट स्टीम्ड अपने आप भी टिक कर सकते हैं, अगर हमने टिक करके नहीं दिया है उनके लिए है जिन लोगों ने, वो 5% लोग जो बोलते हैं कि रॉ खाते हैं हमें एसिडिटी हो रही है, हमें ब्लोटिंग हो रही है, हमें गैस बन रहा है, यानी कि उनके लिए डीआईपी डाइट स्टीम्ड सुटेबल है। तो अगर हमें आपने रिपोर्ट नहीं किया, हमने नहीं भी टिक किया, और अगर आप उनमें से जिनको ब्लोटिंग हो रही है तो आप टिक खुद भी कर सकते हैं। फिर एक आता है डीआईपी डाइट जीरो ग्रेन डीआईपी डाइट। जीरो ग्रेन मतलब आपको अन्न भी नहीं लेना है। अन्न खास तौर पे जो इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट हैं, जिनकी इंसुलिन हम छुड़ा नहीं पाए हैं, उनको गेहूं या फिर बाजरा, रागी, मिलेट्स, चावल छोड़ देना, बिल्कुल छोड़ देना। तो रोटी कैसे खाएंगे? जीरो ग्रेन आटा बनाएंगे, वो तो आपने सीख लिया राइट। उसी का आटे से रोटी बना के वो खा लेंगे। जब आपका इंसुलिन छूट जाए उसके बाद आप चाहे तो ग्रेन दोबारा इंक्लूड करके देखिए राइट, टेस्टिंग के लिए कि सब ठीक रहता है कि नहीं। तो इस तरह से आप जो भी टिक किया उसको आप फॉलो करेंगे, और अल्टीमेटली जब आप ठीक हो जाएं, ठीक होने का मतलब है कि कोई भी सिम्टम नहीं है और कोई दवाई पे निर्भरता नहीं है, तब आप सब वापस स्टैंडर्ड डीआईपी डाइट में आ सकते हैं। काढ़ा, आप में से कुछ लोगों को हमने काढ़ा भी बोला है उस दिन के लिए। कौन सा काढ़ा किसको लेना है वो साथ में अटैच किया हुआ है। उस काढ़े के समक्ष अगर आपको कुछ सवाल पूछने हैं तो इसके बाद आप पूछ सकते हैं, हमारे जो काढ़ा स्पेशलिस्ट हैं उनसे पूछ सकते हैं इसके बाद ही। कुछ आप सबको नहीं, कुछ लोगों ने जूस रिकमेंड किया है, ग्रीन जूस है, रेड। जब ग्रीन जूस का मतलब है जैसे पालक का जूस वो ग्रीन है राइट, और रेड जूस मतलब टमाटर का जूस, चुकंदर का जूस, गाजर का जूस, वो रेड है, इनमें से जो मिल जाए राइट। तो ग्रीन जूस, रेड जूस, या फिर ये पेठे का जूस, या फिर आंवला जूस। आंवला जूस का मैंने बताया था 100 ml 8-10 आंवला लेके आपको कूट के खाली पेट लेना है। वो हमेशा के लिए नहीं लेना, 3-4 दिन 5 दिन कॉन्स्टिपेशन नहीं जा रही हो तो तब हम आंवला जूस लेने बोलते हैं राइट। तो ये कभी भी कर सकते हैं, हमने टिक नहीं भी किया, किस दिन आपको लगता है कॉन्स्टिपेशन हो गया तो 3-4 दिन टिक कर लिया राइट। तो ये आप अपनी सूझबूझ से कर सकते हैं, यू कैन डू इट विथ योर ओन इंटेलेक्ट। खाली पेट सुबह सुबह, खाली पेट सुबह ले लिया, और पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथे दिन यू कैन एक्सपेक्ट कि लूज मोशन आ गया, छोड़ दिया। बस ये 4 डोज लेते हैं, बस इतना ही करना है। हाँ, उसको खाली पेट ले लिया, 8 बजे से पहले ले लिया, ठीक है। 8 बजे से पहले ले लिया, वो कोई भी काढ़ा आपको लेना है तो वो 8 बजे से पहले ले सकते हैं राइट। तो ये काढ़ा कैटेगरी में आ गया, 4 ही दिन के लिए लेना है, उसके बाद आगे लेना भी नहीं है तो इट्स ओके। नारियल, देखिए नारियल पानी जो है, समझिए इस बात को, नारियल पानी इज ए कंप्लीट फूड। उसमें प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, कैल्शियम भी है, मिनरल भी है, विटामिन भी है। आप चाहे तो नारियल पानी में ही पूरी जिंदगी गुजार सकते हैं। जिस तरह से माँ का दूध है, ठीक उस तरह से सेकंड माँ का दूध नारियल पानी है। बहुत छोटे बच्चे, अनफॉर्चुनेट बच्चे होते हैं जिनकी माँ की डेथ हो जाती है, हम तो गाय का दूध पिलाने से मना करते हैं, तो व्हाट इज द नेक्स्ट फूड? दैट इज नारियल पानी। कई लोग ऐसे होते हैं डेथ बेड पे आते हैं जो पानी भी पी नहीं पाते हैं, उनको हम नारियल पानी ड्रॉपर से देते हैं, चम्मच से देते हैं। तो नारियल पानी इज ए कंप्लीट फूड। तो जो तो कंप्लीट फूड है, सिर्फ वो दिखने में लिक्विड है, तो उसको भी आपको 8 AM के बाद ही लेना है। क्लियर हो गया? हाँ, आप लिख लीजिए सवाल पर, यू जस्ट राइट डाउन, आई विल जस्ट आंसर, लेट मी फिनिश इट क्विकली। कुछ लोगों को जाना है ना जल्दी। इस वाले पार्ट को जरा समझिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट है ग्रेविटी एज मेडिसिन। इसमें इंटरेस्टिंग है, इसको समझ लीजिए। इसमें पहला है HUT, दिख रहा है आपको? आप में से कुछ लोगों को हो सकता है ये टिक किया हो हमने। HUT का मतलब है, आपको टिक किया, हेड अप टिल्ट। हेड अप टिल्ट क्या है यहां समझ लीजिए। ये आपका बेड है, फ्लैट बेड है जहां पे आप सो रहे हैं। इस बेड को हमने 5 डिग्री ऐसे टिल्ट किया, और सिर यहां पे ऊपर की तरफ, पैर यहां पे नीचे की तरफ। इसे कहते हैं HUT, हेड अप टिल्ट। ये क्यों हम करते हैं, कब करते हैं? ये रात भर सोना है। कब? रात भर जो सो रहे हैं, आपका बिस्तर फ्लैट ना होके हेड अप टिल्ट पोस्चर में होगा 5 डिग्री। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सिर्फ एक ईंट यहां लगाना, एक ईंट यहां लगाना। एक ईंट की जितनी हाइट है, उतनी हाइट से जितना इंक्लाइन होता है, उस वाले बेड पे सोना है। इसको किन किन तरह के लोगों को सोना होता है?
जिनकी आंखों में प्रेशर है, राइट, तो उनको सोना है। जिनके आंखों में चारों डार्क सर्कल है और डार्क सर्कल गायब करना चाहते हैं तो भी सो सकते हैं, राइट। किसी को एसिड रिफ्लेक्स होता है, एसिड बाहर आता है, तो वो भी इसमें सो सकते हैं, राइट। तो इस जिनको नींद नहीं आती, एक दिन करके देखें, इससे अगर नींद अच्छी आ रही है तो वो इसको परमानेंटली कर सकते हैं। तो ये सारे अलग अलग चीजें हैं जिसमें ये काम आता है। हेड अप टिल्ट किनको बिल्कुल नहीं करना है, जिनके पैरों में सूजन रहती है वो कभी ना करें, राइट। तो बाकी सब कर ही सकते हैं। तो ये हेड ऑफ टिल्ट किसी किसी को हमने रिकमेंड किया है, वो एक दिन करके देखेंगे, 2 दिन करके देखेंगे। अगर आपको क्लियर कट नींद में फर्क लग रहा है, राइट, आपकी आंखों में कई बार सुबह उठते तो प्रेशर ज्यादा लगता है, तो उसमें फर्क लग रहा है पहले दिन में ही, यानी कि आपको सूट कर रहा है, तो आप करते रहिए। करना क्या है, वो आपके पास बेड के नीचे 2 ईंटें रखी हुई है, जिस तरफ ईंटें उस तरफ बसे रहे, इतना ही देखना है। इसे कहते हैं HUT, राइट, हेड अप टिल्ट। अब अगला देखिए इसमें, नहीं बीपी से में कुछ फायदा नहीं होने वाला, हाँ बीपी में नहीं फायदा होगा तो उसको छोड़ दीजिए। अब आगे आते हैं, अगला देखिए कुछ लोगों का HDT भी हमने टिक किया है, HDT हेड डाउन टिल्ट। उसमें क्या करना है, ये बेड को हमने इंक्लाइन कर दिया 10 डिग्री एंगल पे, 10 डिग्री एंगल पे, 10 डिग्री एंगल के लिए 3 ईंटें और 3 ईंटें लगानी पड़ेंगी, 1 फीट की ऊंचाई होगी तो जाके जो एंगल बनेगा दैट इज 10 डिग्री। जिस तरफ ऊंचाई है उस तरफ पैर है, जिस तरफ ऊंचाई नहीं है वो उल्टी तरफ से सिर। ऐसा हम बोलते हैं 2 घंटे तक लेटना है। कैसे भी लेटे हैं, ऐसे लेटे हैं, ऐसे लेटे हैं, ऐसे लेटे हैं, कैसे भी लेटे हैं, सिर्फ पैर ऊपर की तरफ है। कई हमारे पेशेंट हैं, अब 2 घंटे ऐसे लेटे लेटे करेंगे क्या, अगर उनको रोज 6 बजे सो के उठना होता है तो 4 बजे का अलार्म लगा देते हैं और अपने एक और फ्लैट बेड है जिसपे लेटे हुए हैं, 4 बज के अलार्म जैसे ही बजता है फ्लैट बेड से जंप लगा के इस बेड पर आ जाते हैं और 2 घंटे दोबारा सो जाते हैं। तो वो सो रहे हैं लेकिन उनकी थेरेपी चल रही है, राइट। तो इस तरह से वो टाइम भी बचा लिया और थेरेपी भी हो गई। और करना खाली पेट पे है, नहीं तो खाना मुंह की तरफ आएगा, राइट। जब इस तरह से लेटते हैं तो ब्लड पूल्स टुवर्ड्स द किडनी, जो स्वेलिंग वो जाने लगती है, यूरिन आउटपुट बढ़ने लगता है। यूरिन आउटपुट बढ़ेगा, स्वेलिंग जाएगी, तो ये दो मुख्य सिम्टम्स हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज के, राइट। तो ये दोनों सिम्टम को कंट्रोल करने के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और दोबारा सिम्टम आए ना उसके लिए डाइट एंड टाइम एज मेडिसिन वो इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि इतने में ही जिनकी अभी सिर्फ सूजन शुरू हुई है या अभी सिर्फ यूरिन आउटपुट कम हुआ है, अभी डायलिसिस वगैरह कराया नहीं है, तो इतना भी काफी होने के लिए। तो लेकिन जब 2 घंटे आप लेटेंगे, कुछ लोग आधे घंटे में ही उनको सफोकेशन होता है, ब्रेथलेसनेस होता है, तो आधे घंटे में छोड़ दीजिए, फिर अगले दिन दोबारा लेटिए और 40 मिनट 50 मिनट करते करते 2 घंटे तक धीरे धीरे पहुंचेगा। आपको लग रहा होगा बड़ा आसान है, कोई भी आप में से एक दिन लेट के देखिए, आपको पता चल जाएगा आसान नहीं है लेटना ऐसे, राइट। इट विल गिव यू सम डिस्कम्फर्ट। ये उतने दिन तक करना है जितने दिन तक में आपके सिम्टम ना चले जाएं। जब आपके सिम्टम चले गए तब आप इसे छोड़ सकते हैं या छोड़ दीजिए, कुछ फायदा नहीं फिर करके, है ना। ये जो देखिए जो एप्पल बना हुआ है ग्रेविटी, ग्रेविटी में जितनी भी चीजें बताऊंगा ये सारी चीजें सिर्फ उतने समय करना है जब सिम्टोमेटिकली है। इसका मतलब कब छोड़ना है वो डिसाइड आप ही को करना पड़ेगा, है ना। अब आते हैं लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन। इसको थोड़ा समझिए, लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन में किसको बोलना चाह रहा हूं, इसको समझाने के लिए मैं आपको कल मैंने बताया था लेकिन आप उसका एब्रिविएशन को समझाना चाहता हूं मैं। लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन में इसको बोल रहा हूं, ये देखिए आपने बैठे, दोनों पैर कितने डिग्री टेम्परेचर तक गर्म वाला 42, है ना। तो दिस इज कॉल्ड LLHWI। जब भी मैं LLHWI बोलूं, लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन, तो इसका मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं जो मैंने कल समझाया था, राइट। कभी फीवर हो जाए तो उसको नीचे उतारना हो, बीपी बढ़ जाए उसको नीचे उतारना हो, डिप्रेशन हो उसको ठीक करना है तो उसको नीचे उतारना हो, नींद नहीं आ रही है या टायर्डनेस है या फटीग हो गया है तब हॉट वाटर इमर्शन करना है, राइट। तो ये सारे जगह पे इसकी बेनिफिट हमने देखे, बहुत ही जबरदस्त बेनिफिट मिलते हैं। तो दिस इज कॉल्ड लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन। अब अगर आगे चलते हैं, इसी में आप देखिए ये हमने किसी किसी को टिक किया लेकिन साथ में लिखा SOS, है ना। SOS का मतलब क्या है, जब जरूरत पड़े तब। मान लो आप में से कोई है जिसका अक्सर ही फीवर आता रहता है, अक्सर ही बीपी बढ़ता रहता है, अक्सर डिप्रेशन में रहता है, नींद नहीं आती, या आपके कुछ कंप्लेन ऐसे होंगे जिससे हमें लगा कि एक SOS दिखती है,
हालांकि आपको टिक नहीं भी गया और किसी को फीवर हो गया तब नहीं करना है ना। ये तो जब भी कभी आपको लगता है ये सारे सिम्टम है तो करना है इसको, ये इसका कोई टाइम नहीं है, कभी भी कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद देखिए एक और है अगले में LLCWI, लोअर लेग कॉन्ट्रास्ट वाटर इमर्शन। कल मैंने बताया था कॉन्ट्रास्ट वाटर इमर्शन में 2 बाल्टियां आ गई 42 डिग्री, ठंडा वाला 12 डिग्री। कॉन्ट्रास्ट में जैसे वेरिकोज वेन्स है उनको, डायबिटिक न्यूरोपैथी उनको, राइट, प्लैंटर फेसाइटिस जो 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 हील में पेन होता है उनको। तो ऐसे केस में ये फायदेमंद होता है। एक दिन करके देखिए आधे घंटे के लिए, अगर आपको फायदा मिल रहा है तो रोज कीजिए फिर, राइट। सो दिस इज कॉल्ड LLCWI, हॉट वाटर इमर्शन। हॉट वाटर इमर्शन जब हम बोलते हैं HWI करना है तो दैट देन व्हाट वी मीन, इसका मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि आप बैठे हैं और पानी शोल्डर तक है, हॉट वाटर इमर्शन, ये एग्जैक्ट है, राइट। लेकिन अगर हम बोलना चाहते हैं पानी सिर्फ पेट तक है तो इसका मतलब यह है कि अगला देखिए लोअर लिम्ब हॉट वाटर इमर्शन, जो निचला हिस्सा है वो ही पानी में गया हुआ है, राइट। तो शुरुआत तो लोअर लिम्ब से करना है, यहां भी आपने जो किया वो लोअर लिम्ब भी किया जिन लोगों ने किया, ठीक है ना। अब ये जो हेड डाउन टिल्ट है, HDT जो मैंने बताया थोड़ी देर पहले, हेड डाउन टिल्ट, ये कब नहीं करना है, जिनका ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है 170 180 से ऊपर रहता है, तो तब ये करेंगे तो बीपी और बढ़ सकता है। तो तब ऐसे पेशेंट की पैरों की सूजन को घटाने के लिए हम बोलते हैं कि वो फ्लैट बेड पे लेटे, लेकिन लेग रेस, लेग के नीचे 4-5 पिलो रख दिया, लेग रेस। तो अब आप देखिए इसमें कि लिखा हुआ है लेग रेस, आखिर में दिख रहा है आपको, राइट। लेग रेस से भी आपका ब्लड पूल होगा किडनी की तरफ, आपकी सूजन कम होगी, आपका यूरिन आउटपुट बढ़ेगा। जब सूजन चली जाएगी, यूरिन आउटपुट नॉर्मल हो जाएगा, इसका मतलब आपका किडनी ठीक से काम कर रहा है। लेकिन लेग रेज उतना इफेक्टिव नहीं है, इसको ज्यादा देर तक करना पड़ेगा, 4 घंटे तक, जबकि हेड डाउन टिल्ट 2 घंटे में ही वही काम कर देगा। लेकिन हेड डाउन टिल्ट तब नहीं कर सकते जब आपका बीपी बहुत ज्यादा है। तो इसलिए हमें यह देखना पड़ेगा कि हम ज्यादा सुटेबल हैं लेग रेज में या फिर हम ज्यादा सुटेबल हैं हेड डाउन टिल्ट में, राइट। ये जो वीडियो बन रहा है ना, इसे 1-2 बार आपको देखना होगा मुझे लगता है, तो एकदम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें एक दो सुनेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि कौन सी चीज आपको करना है। मतलब आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपके सिम्टम देख के, क्योंकि आपने सब कुछ समझ लिया। इट इज वेरी वेरी सिंपल। 95% मैं ऐसा मानता हूं कि भाई किसी भी दवाई की को यूज ना करें, ना तो होम्योपैथिक, ना एलोपैथिक, ना आयुर्वेद, सिर्फ अपने नेचर से ही हम ठीक होना चाहिए 95%। लेकिन फिर भी थोड़ा 5% रिलीफ देने के लिए कभी कभी कुछ लोगों को कुछ केसेस में थोड़े से चुने हुए बहुत ही इफेक्टिव जो ड्रग्स हैं होम्योपैथिक मेडिसिन, होम्योपैथिक डॉक्टरों के द्वारा हम बोलते हैं कि लेना है तो ले लो, नहीं भी लेना है तो ऐसा नहीं कि ठीक नहीं होंगे, तो इसलिए हमने रिकमेंड किया। बट दैट इज नॉट कंपलसरी, आपको दे दिया गया है, चाहे तो आप ले सकते हैं, क्योंकि हमने देखा उसके रिजल्ट अच्छे हैं, वो भी टेम्पररीली। वी शुड नॉट बी ड्रग डिपेंडेंट फॉर रेस्ट ऑफ आवर लाइफ। मेरा यही बोलना है, जिंदगी भर दवा ले रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। थोड़े दिन के लिए ले लिया, फिर छोड़ दिया, फिर कभी नहीं लिया, दैट कैन बी एक्सेप्टेबल। ठीक उसी तरह से आप में से थोड़े लोगों के लिए हमने एक्यूप्रेशर रिकमेंड किया है। तो ये पेशेंट सेंट्रिक है, किसको जिस चीज की जरूरत है वही हमने दिया है, राइट। और जब इसको यूज यहां कर रहे हैं, जब आप घर पे करेंगे और तब उसके इंप्रूवमेंट के बेसिस पे अगर हमें बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी तो हम आपको बता देंगे, राइट, इफ अगर कोई आपकी तरफ से कंप्लेन आती है तो। ये सबके लिए नहीं है होम्योपैथिक एडवाइस, एक्यूप्रेशर सबके लिए नहीं है, ये पंचकर्मा सबके लिए नहीं है, सबके अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से, किसी को तीनों चीजों की जरूरत पड़ेगी, किसी को इनमें से कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके हिसाब से। अब आखिरी वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए टाइम एज मेडिसिन। आप में से अधिकतर लोगों को 8 AM to 6 PM के ब्रैकेट में खाने बोला होगा, कुछ लोगों को 10 AM to 6 PM, एक आध को कोई होगा, राइट। जो छोटे बच्चे हैं वो 7 AM to 7 PM कर सकते हैं, या 8 AM to 8 PM, 12 घंटे के ब्रैकेट में आपको खाना है। तो अलग अलग हमने टिक किया है, वो नियरेस्ट है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। जब ठीक हो जाए तो आप सबके सब 8 AM to 8 PM कर लीजिए, 12 घंटे में खाया और 12 घंटे नहीं खाया, राइट। तो ये भी हमने आपके मेडिकल हिस्ट्री के हिसाब से जो भी आपने बताया हमें, ये हमने तय किया है। कौन सी दवाई नहीं लेनी है, कौन सी दवाई लेनी है, इसके अलावा और कौन से थेरेपीज करने हैं, वो एक्स्ट्रा चीजों को हमने लिखा है। ये आपको अपने अपने रेस्पेक्टिव डॉक्टर से पूछना है अगर आपको इसमें कोई क्लैरिटी चाहिए तो।
ये जितने भी आपने चीजें देखी हैं ये बड़ी सिंपल हैं, लेकिन ये बहुत ही इफेक्टिव है, बल्कि मैं बोलूंगा है ही इफेक्टिव ये सारी चीजें। इसके अलावा जो आप कराते आए हैं, चाहे वो कोई ड्रग्स ले रहे हैं, कोई इंसुलिन ले रहा है, कोई सर्जरी करा रहा है, तो वो सारी चीजें बस टाइम पास है, वो आपके बॉडी को धीरे धीरे डैमेज कर रहा है। ये बिना डैमेज के आपको ठीक करेगा, वो भी थोड़े से टाइम में। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, कितना इफेक्टिव है ये, इस बात को मैं आपको समझाना चाहता हूं। उसके लिए एक उदाहरण दूंगा। जैसे हमने बात की पानी की, पानी को गर्म किया, उससे कितने सारे फायदे हैं। फायदे इतने ज्यादा हैं, ये समझाने के लिए एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, वुल्मा रुडोल्फ। वुल्मा रुडोल्फ जो कि 1950s 1960s में ओलंपिक चैंपियन, 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते, वर्ल्ड में 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है सबसे तेज दौड़ने का, जबकि 12 साल की उम्र तक उसके एक पैर में पोलियो हो गया था, पैरालिसिस था, मतलब वो चल ही नहीं पाते थे। फिर अफ्रीकन थी, तो उस समय यह था कि अफ्रीकन काले लोगों को एमबीबीएस डॉक्टर नहीं देखेंगे, मॉडर्न डॉक्टर नहीं देखेंगे, तो उनके पास कोई चारा नहीं था, तो और यही उनके लिए फायदेमंद रहा, तो वो ट्रेडिशनल नेचुरोपैथी डॉक्टर, अफ्रीकन नेचुरोपैथी उनके पास चले गए। उनमें से किसी डॉक्टर ने बोला कि बच्चे के पैरों को गर्म पानी में डुबाओ, हॉट वाटर टू द लेग्स, साथ में मसाज भी करो। ये सिंपल बात है, 2 ही चीजें हैं। जब उसकी मम्मी ने ये करना शुरू किया, 12 साल तक जो चल नहीं पाती थी, 20 साल की उम्र तक उसने 3 गोल्ड मेडल जीते ओलंपिक में। बाहर जाएंगे तो फ्रूट कहां से मिलेगा, वेजिटेबल कहां से मिलेगा, घर में तो फिर भी खा सकते हैं, ऐसे कुछ सवाल थे। तो उसका जवाब ये है कि मेरा जो खुद का लाइफस्टाइल है, मेरा भी बड़ा टूरिंग लाइफस्टाइल है, कभी किसी शहर कभी किसी शहर। हॉस्पिटल आने से दिक्कत नहीं होती, बिकॉज यहाँ तो डाइट यही बनता है, बट कहीं और जाने से, चाहे इंटरनेशनल जब ट्रेवल करता हूँ, लेकिन मैं जब कहीं जाता हूं तो अपना चाकू, अपना पीटर लेके गया, एयरपोर्ट से उतरा और जाके रास्ते में पहले फ्रूट वेजिटेबल शॉप देखा, जितना दिन रहना है उसके हिसाब से अपने कैलकुलेशन सबसे उतना खरीद लिया, और ये मान ही लिया कि 70% ही फॉलो करना, 100% करना भी नहीं है, राइट। 70% फॉलो कर लिया या 60% फॉलो कर लिया, क्योंकि उतना कोई हेल्थ चैलेंज है नहीं मुझे, या कोई चैलेंज नहीं है, तो उतनी फ्लेक्सिबिलिटी चल सकती है। तो वो प्लानिंग करनी पड़ती है, वो इच्छा होनी चाहिए, राइट। तो जिस तरह से एक शराबी कहीं भी जाता शराब ढूंढ ही लेता है ना, है ना, है ना। कोई बहाने तो नहीं मानता, यार वो मिला नहीं, उधर चला गया, बाहर चला गया, कुछ मिल नहीं पाया, ले नहीं पाया, बहाने मारता कभी, वो ढूंढ ही लेता है कहीं भी चला जाए, है। तो वो बोलते हैं ना, जब दिल से किसी चीज की तमन्ना हो तो सारी कायनात मिल जाती है उसको आप तक पहुंचाने में, है ना। तो वो दिल से तमन्ना तो करो, इच्छा तो करो कि मुझे करना ही है, राइट। तो आप देख रहे हैं, चाहे वो हॉट वाटर इमर्शन है, चाहे वो डाइट है, वो कर ही लेगा, लेकिन पहले ही सोच के बैठेंगे कि भाई नहीं हो पाएगा, ये तो बड़ा मुश्किल है। तो जो आप सोचते रहेंगे वही चीज आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट। तो ये हमें समझना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं बात करता हूँ जीरो ग्रेन का, जीरो ग्रेन नो ग्रेन चपाती आपने सीखा है, ये 2 तरह से है। तो ये सारी चीजें शुरू में पहले 2 दिन 3 दिन आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, पहले 2-3 दिन तो सब कुछ ही मुश्किल लगता है जब भी कुछ नया करते हैं, राइट। लेकिन उसके बाद आपके लाइफस्टाइल का पार्ट बन जाएगा, राइट। इट इज नॉट डिफिकल्ट, रादर इट इज इजी। मैंने देखा है कि जब मैं डीआईपी डाइट में रहता हूं तो मेरे लिए लाइफ आसान है। लोगों को तो पराठे बनाने पड़ते हैं, फिर उसे तलना पड़ता है, मुझे तो सिर्फ केले खाने हैं, कुछ भी नहीं करना है, तो कैसे ही मुश्किल हो सकता है, राइट। ये तो आसान है, बस लिया खा गए, राइट। आपको तो वो बनाना है, उसमें मक्खन लगाना है, थाली में डालना है, थाली भी गंदा हुआ, राइट। कितना कुछ करना पड़ता है तब जाके वो बनता है, हमें तो कुछ नहीं करना है, खाना ही तो है, राइट। ओनली हैव टू ईट। लेकिन जब हम कोई नई चीज करते हैं तो दिमाग पहले थोड़ा रेजिस्ट करता है, वो रेजिस्टेंस जरूर हो सकता है। लेकिन तभी हमने ये 3 दिन का कैंप किया, 3 दिन के कैंप में एक दूसरे को देख के, रिजल्ट को देख के वो रेजिस्टेंस थोड़ा कम हो जाएगा, और आप इस लायक हो जाएंगे कि घर पे जाके वो कर पाए। और करते वक्त कोई दिक्कत आए उसके लिए हमने कि भाई चलो भाई अगले सैटरडे को हम जूम मीट भी करेंगे। आपके पास यहाँ पे एक हेल्पलाइन नंबर देख रहे हैं आप, राइट। तो व्हाट्सएप हेल्पलाइन, यानी कि इन 6 दिन में आपके जो फीडबैक्स हैं, क्या इंप्रूव हुआ या क्या इंप्रूव नहीं हुआ, या कोई डाउट है, 3 ही चीज हो सकती है, उसको आपने इसको भरना है, लिखना है, और हमारी टीम आपको अकॉर्डिंगली गाइड करेगी या रिस्पॉन्ड करेगी, या जो भी आपने बोला उसको इकट्ठा करेगी, चाहे आपका कोई सजेशन इकट्ठा करेगी। और उसके बाद हम सैटरडे को 5 बजे जूम मीट में मिलने वाले हैं, तो उससे पहले इकट्ठा करेगी। वो जूम मीट का लिंक भी हम इसी नंबर से आपको भेज देंगे आपके व्हाट्सएप पे,
तो जो लोग आप में से उस दिन नहीं ज्वाइन कर सकते, कहीं और बाहर है, तो वो वीडियो रिकॉर्डिंग आपको ईमेल से भेज देंगे या व्हाट्सएप से भेज देंगे, ताकि अपने खाली टाइम इसको देख ले। इस तरह से एक नेटवर्किंग के माध्यम से कोशिश करते हैं कि शुरू में कि नया है तो हम इसको ऐसा करें कि आप कर पाए। एक बार आपका रूटीन का पार्ट बन गया, फिर बहुत आसान हो गया, फिर नहीं मुश्किल लगेगा आपको, क्योंकि ये मुश्किल है नहीं। इट इज डिफरेंट बट नॉट डिफिकल्ट। इट इज डिफरेंट, राइट, बट इट इज नॉट डिफिकल्ट। जो चीजें आप करते आए हैं अभी, बायोप्सी करा लिया, पेट स्कैन करा लिया, मेमोग्राम करा लिया, बॉडी के ऑर्गन निकाल लिए, राइट, रोज इंसुलिन ले रहे हैं, उसको फ्रिज में रख के संभाल रहे के रख रहे हैं, उसको पैसा खर्चा कर रहे हैं, उसके बाद भी पेन को सह रहे हैं, उनके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं, राइट। इट्स ऑल अबाउट हेल्थ, राइट। तो खैर, with this we are coming to the conclusion of this round of lecture। इसके बाद आपके जो किट्स हैं वो बाहर मिल जाएंगे आपको, वो किट आप लीजिए, और अब दोबारा मिलने वाले हैं अगले सैटरडे ऑन जूम। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।